बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पिक की असेंबली प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स होते हैं और ये कि एक असेंबली प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में बंद होने से पहले किन किन स्टेप से गुजरता है। हमें पता है कि CPU सिर्फ बाइनरी के साथ काम करता है और जितना CPU के लिए आसान होता है बाइनरी के साथ काम करना, उतना ही प्रोग्रामर के लिए मुश्किल होता है कि वो बाइनरी में कोडिंग करे। शुरू में जब लैंग्वेजेस नहीं थी तो जितने भी प्रोग्रामर्स थे वो प्रोग्रामिंग करते थे, कोडिंग करते थे बाइनरी फॉर्म में। सारी इंस्ट्रक्शंस उनकी 0 या 1 से बनी होती थी, मतलब वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे। मशीन लैंग्वेज मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बाइनरी में कोडिंग हुई हो। अब ज़ाहिरी बात है उनके लिए मुश्किल था, जिसकी वजह से असेंबली लैंग्वेजेस वजूद में आई। असेंबली लैंग्वेजेस में क्या किया गया कि उन बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को, बाइनरी कोड्स को रिप्लेस कर दिया गया निमोनिक्स से। निमोनिक्स बेसिकली एब्रीवेशंस होती है जो प्रोग्रामर के लिए काफ़ी आसानी क्रिएट करती है कि इंस्टेड कि वो 0 या 1 के साथ इंस्ट्रक्शंस लिखे, वो उन निमोनिक्स या उन एब्रीवेशंस के थ्रू काफ़ी आसानी के साथ प्रोग्राम कोड कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली डील कर रहा होता है CPU के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ। अगर कोई प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे CPU के सारे रजिस्टर्स का पता हो और ये भी पता हो कि कौन सा रजिस्टर कितने बिट्स का है, उसका साइज़ क्या है, तभी जाके वो असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर सकेगा। आप लोगों को आइडिया होगा C++ या जावा का, ये जो लैंग्वेजेस है इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इन लैंग्वेजेस में काम करने के लिए प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे CPU के इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल अरेंजमेंट की नॉलेज हो। सो असेंबली लैंग्वेज ये एक लो लेवल लैंग्वेज है और इसमें काम करने के लिए प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है कि उसे सारे रजिस्टर्स का और उनके साइजेस की नॉलेज हो। जब प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है तो उसके बाद असेंबलर का काम है कि वो उस प्रोग्राम को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड या अपकोड में कन्वर्ट करके मेमोरी में स्टोर करे। सो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है असेंबली लैंग्वेज में और असेंबलर उसी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद मेमोरी में स्टोर करता है, जो कि इनिशियली असेंबली लैंग्वेज आने से पहले ये सारे काम प्रोग्रामर खुद करता था जब वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता था। सो अब ये काम आसान हो गया है। प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करता है और असेंबलर उसी असेंबली कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करके मेमोरी में स्टोर करता है। असेंबलर ऐसा ही है जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद मेमोरी में स्टोर करता है, जबकि असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। असेंबली लैंग्वेज में या तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो CPU को कमांड देते हैं, CPU को बताते हैं कि उसने क्या करना है, या इसमें हमारे पास डायरेक्टिव्स होते हैं जो असेंबलर्स को हिदायत देते हैं, जो असेंबलर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि उसने इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मेमोरी में कैसे स्टोर करना है और कहाँ पर स्टोर करना है। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के अंदर 4 फील्ड्स होते हैं। पहली फील्ड है लेबल की, दूसरी फील्ड है निमोनिक की, तीसरी फील्ड है ऑपरेंड्स की और चौथी फील्ड है कमेंट की। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिन फील्ड्स के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं। ऑप्शनल फील्ड मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो सकता है कि किसी इंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो सकता है कि किसी इंस्ट्रक्शन में ये वाली फील्ड्स ना हो। निमोनिक हर इंस्ट्रक्शन में होती है, जबकि लेबल, ऑपरेंड्स और कमेंट ये ऑप्शनल्स होते हैं, डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। लेबल फील्ड के ज़रिए
प्रोग्रामर प्रोग्राम की किसी भी लाइन को एक नाम दे सकता है. द लेबल फील्ड अलाउज द प्रोग्राम टू रिफर टू अ लाइन ऑफ कोड बाय नेम. नाउ इसकी कुछ रूल्स हैं, उनको ज़रा डिटेल से देखते हैं. ओके, पहला रूल ये है कि जो भी नाम आप देते हो किसी भी लाइन ऑफ कोड को, वो यूनिक होना चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही नाम को आप एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स के साथ लिंक करें. सो हर लाइन का जहाँ पर भी आप नाम देना चाहते हो, जहाँ पर भी आप लेबल देना चाहते हो, वो लेबल यूनिक होना चाहिए. इस नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ए से लेकर जी तक. अपर केस में भी अलाउड है और लोअर केस में भी अलाउड है. सो इसका मतलब ये है कि जो लेबल फील्ड है ये केस इनसेंसिटिव है. ठीक है, सो आप इसमें अपर केस भी यूज़ कर सकते हो और लोअर केस लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक. डिजिट्स के अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, लाइक आप डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, @ का साइन यूज़ कर सकते हो, अंडरलाइन यूज़ कर सकते हो. सो इस तरह की जितनी भी स्पेशल कैरेक्टर्स है वो भी अलाउड है कि आप उसको लेबल फील्ड में यूज़ करें. ये बात याद रखिए कि जो पहला लेटर है किसी भी लेबल का वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए. वो ना डिजिट होना चाहिए, ना स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए. डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते. जितनी भी रिजर्व वर्ड्स है, लाइक MoveLW एक रिजर्व वर्ड है, AddLW एक रिजर्व वर्ड है. सो इस तरह के रिजर्व वर्ड्स को आप लेबल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो वापस जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पे. लेबल फील्ड के बाद जो सेकंड फील्ड है वो है निमोनिक की. निमोनिक एक एब्रीवेशन होती है जो सीपीयू को बता रही होती है कि उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. लाइक फॉर एग्जांपल MoveLW ये एक निमोनिक है जो सीपीयू को बता रहा होता है कि उसने लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में कॉपी करनी है. सिमिलरली AddLW एक निमोनिक है जो सीपीयू को बता रहा है कि उसने इमीडिएट वैल्यू या लिटरल वैल्यू को ऐड करना है वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ. निमोनिक के बाद ऑपरेंड्स की फील्ड आ जाती है. ऑपरेंड एक भी हो सकता है, ऑपरेंड्स 2 भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि एक इंस्ट्रक्शन में सिरे से ऑपरेंड ही ना हो. आगे हम देखेंगे ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे जो बगैर ऑपरेंड्स के काम करते हैं. सो निमोनिक और ऑपरेंड्स ये 2 फील्ड्स मिलके एक टास्क को एकम्प्लिश करते हैं. निमोनिक और ऑपरेंड्स की जगह डायरेक्टिव्स भी हो सकते हैं. हमें पता है कि जो डायरेक्टिव्स हैं ये मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होते, ये मेमोरी में जगह ऑक्युपाई नहीं करते, क्योंकि इनका काम असेंबलर के साथ होता है. ये असेंबलर को डायरेक्शंस देते हैं. जो लास्ट फील्ड है वो कमेंट की है. कमेंट फील्ड हमेशा सेमीकोलन से स्टार्ट होती है, और ये कमेंट फील्ड ऑप्शनल होती है. ये आसानियाँ क्रिएट करती है एक प्रोग्रामर के लिए कि वो अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बना सके. अगर कोई उसके प्रोग्राम को रीड करता है तो कमेंट्स के ज़रिए वो काफ़ी आसानी से समझ सकता है कि प्रोग्रामर यहाँ पर क्या करना चाहता है. कमेंट एक प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हो सकते हैं, लाइन के स्टार्ट में भी हो सकते हैं, और एक इंस्ट्रक्शन या डायरेक्टिव के एंड में भी आप कमेंट यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी ये है कि जहाँ पर भी आपने कमेंट लिखना हो उसके स्टार्ट में आप सेमीकोलन डालोगे. ओके, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, यहाँ पर प्रोग्राम के स्टार्ट में कमेंट्स गिवन है. हमने लास्ट स्लाइड में बोला था कि कमेंट्स लाइन के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और एक लाइन की एंड में भी हो सकते हैं. और कमेंट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर सेमीकोलन डाला जाता है और फिर कमेंट लिखा जाता है. और कमेंट्स प्रोग्रामर के लिए आसानी बनाते हैं कि वो आसानी से प्रोग्राम को रीड कर सकें. सो यहाँ पर अगर हम इन कमेंट्स को पढ़ें, सो जो पहली कमेंट है दैट इज़ पिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड सम डेटा. जो दूसरी कमेंट है दैट इज स्टोर सम इन फाइल विद लोकेशन 10H. सो इन कमेंट्स को पढ़ के हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ डेटा को आपस में ऐड करेगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसे उसने स्टोर करना है फाइल रजिस्टर की लोकेशन 10H में. ओके, प्रोग्राम के स्टार्ट में हम कुछ डायरेक्टिव्स डिफाइन करते हैं.
फॉर एग्जांपल जिस तरह इस प्रोग्राम में स्टार्ट में 2 डायरेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं। जो पहली लाइन है इसमें सम SUM ये एक फील्ड है, आगे इक्वेट है, इक्वेट एक डायरेक्टिव है और उसके साथ ऑपरेंड एक फिक्स्ड वैल्यू है 10H। नाउ हमें पता है कि डायरेक्टिव्स असेंबलर को डायरेक्शंस देने के लिए होते हैं, ये मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते, ये मेमोरी में जाके स्टोर नहीं होते, इनका काम सिर्फ असेंबलर की हद तक होता है। सो यहाँ पर ये जो पहली डायरेक्टिव है इक्वेट की, ये बेसिकली असेंबलर को ये बता रहा है कि प्रोग्राम में जहाँ पर भी ये लेबल आएगा SUM, उसने इस SUM सम को रिप्लेस करना है 10H के साथ। प्रोग्रामर ने लिखा होगा SUM, लेकिन असेंबलर इसको रीड करेगा 10H। नाउ ये 10H कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और ये एक फिक्स्ड एड्रेस भी हो सकता है। नाउ ये डिपेंड करता है कि उससे पहले निमोनिक क्या यूज़ हुआ है। सो उस निमोनिक के बेस पे असेंबलर या तो इसको एक फिक्स्ड वैल्यू रीड करेगा या इसको एक फिक्स्ड एड्रेस रीड करेगा। ओके, जो सेकंड डायरेक्टिव है ORG का हमें पता है कि ये डायरेक्टिव है, ये असेंबलर को ये बता रहा होता है कि उसने प्रोग्राम को मेमोरी की किस लोकेशन में जाके स्टोर करना है या किस लोकेशन से उसने इस प्रोग्राम को स्टोर करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर ये डायरेक्टिव ORG असेंबलर को बता रहा है। आगे इसके साथ जो ऑपरेंड वैल्यू है वो है 0H। सो ये असेंबलर को बता रहा है कि उसने इस प्रोग्राम की पहली लाइन को स्टोर करना है एट मेमोरी एड्रेस 0 और फिर उसके बाद आगे जितनी भी लाइंस होंगे उनको स्टोर करेगा। सो ये डायरेक्टिव्स हमने शुरू में डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट डायरेक्टिव इज इक्वेट डायरेक्टिव, जो कि एक वैल्यू 10H को इक्वेट कर रहा है सम के साथ। सेकंड डायरेक्टिव ORG या ओरिजिन डायरेक्टिव है, जो असेंबलर को बता रहा है कि उसने प्रोग्राम को स्टोर करना है एट मेमोरी लोकेशन 0। ओके, इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमने कुछ वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है। हमें वर्किंग रजिस्टर का या WREG का पता है कि WREG या वर्किंग रजिस्टर जिस तरह बाकी प्रोसेसर्स में एक्यूमुलेटर होता है, पिक माइक्रो कंट्रोलर में वर्किंग रजिस्टर वही काम करता है। और ये काम क्या होता है कि उसने अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो जितनी भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो वर्किंग रजिस्टर में होंगे। सो हम करेंगे क्या कि हम पहले वर्किंग रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू कॉपी कर देंगे, कोई वैल्यू मूव कर लेंगे। सो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं MOVLW 25H। यहाँ पर MOVLW ये एक निमोनिक है और ये CPU को बताएगा कि उसने ये जो ऑपरेंड है MOVLW के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, जो कि इस केस में है 25H, 25 हेक्सा वैल्यू। इस 8 बिट की वैल्यू को CPU कॉपी करेगा वर्किंग रजिस्टर के अंदर। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ वर्किंग रजिस्टर विल बी 25H। अब हम क्या करेंगे कि इस वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ कोई वैल्यू ऐड करेंगे। सो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं add LW 0x34 0x34। नाउ हमें पता है कि 0x34 ये भी एक तरीका है हेक्सा नंबर को, हेक्सा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। हम या तो 34H लिख सकते हैं या 0x34 लिख सकते हैं, या अगर हम साथ में हेक्सा या 0x ना भी मेंशन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंबलर इसको हेक्सा रीड करेगा। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, add LW जो कि एक निमोनिक है, ये क्या करेगा कि ये 34H को वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ ऐड करेगा और रिजल्ट को वर्किंग रजिस्टर के अंदर ही स्टोर करेगा। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ वर्किंग रजिस्टर विल बी 25H प्लस 34H विच इज़ 59H। सो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स होंगे 59H। कोई और वैल्यू भी साथ में ऐड करते हैं। नाउ अगेन add LW निमोनिक है, एक ऑपरेंड है जो कि इस केस में है D और सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन है 18। सो इसे देख के हम कह सकते हैं कि ये एक डेसिमल वैल्यू है। हम इस डेसिमल, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि ये इस डेसिमल वैल्यू को वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ ऐड करके
रिज़ल्ट को वर्किंग रजिस्टर के अंदर ही स्टोर करेगी। नाउ हमें याद है कि इस इंस्ट्रक्शन से पहले वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स थे 59H। अब 59H के साथ डेसिमल 18 साथ में ऐड होगा। अगर हम हेक्सा में बात करें तो डेसिमल 18 इज इक्वल टू 12H। सो 59H plus 12H, this will be 6BH. So the new contents of working register after execution of this instruction will be 6BH. चलिए कुछ और ऐड करते हैं। एड LW B, फिर सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन्ड है 00000110। सो ये बाइनरी में वैल्यू गिवन है। सो अगर हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें, ये बाइनरी वैल्यू 6H की इक्विवेलेंट होती है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन से पहले थे 6BH। अब इन 6BH के साथ 6H भी साथ में ऐड हो जाएगा और जो रिज़ल्ट होगा 71H वो जाके वर्किंग रजिस्टर में स्टोर होगा। सो हम कह सकते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ वर्किंग रजिस्टर आर नाउ 71H। अब प्रोग्राम में हमें कहा गया है कि हमने जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसे स्टोर करना है फाइल रेंज की लोकेशन 10H में। सो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MOVWF की, MOVWF। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये उसकी निमोनिक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को स्टोर करता है फाइल रजिस्टर की लोकेशन पे, और वो लोकेशन आगे ऑपरेंड में मेंशन होती है। सो वर्किंग रजिस्टर के जो भी कंटेंट्स होंगे वो उन वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को जाके स्टोर करेगा फाइल रजिस्टर की लोकेशन के ऊपर, और वो लोकेशन आगे मेंशन होती है, जो कि इस केस में सम लेबल के ज़रिए मेंशन की गई है। हमने शुरू में सम के साथ इक्वेट किया था 10H को। सो असेंबलर इस सम को रिप्लेस करेगा विद 10H। सो वो रीड करेगा कि उसने वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को फाइल रेंज की लोकेशन 10H में जाके स्टोर करने हैं। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वर्किंग रजिस्टर के जो कंटेंट्स होंगे वो कंटेंट्स थे 71H। सो वो 71H को उठाएगा असेंबलर और उसको एट लोकेशन 10H पे जाके स्टोर कर देगा। जो लास्ट लाइन ऑफ कोड है वो अगेन एक डायरेक्टिव है एंड की, जो कि असेंबलर को ये बताता है कि यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ ASM सोर्स फाइल। ओके, अब देखते हैं कि एक प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में बर्न होने से पहले किन किन स्टेप से गुजरता है। ओके, सबसे पहले हमें कोई टेक्स्ट एडिटर या प्रोग्राम एडिटर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम जहाँ पर एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख सके या टाइप कर सके। अगर हम पिक की बात करते हैं तो पिक के केस में हमारे पास MPLAB IDE है। इस MPLAB IDE में हमारे पास एडिटर, असेंबलर, लिंकर, सिमुलेटर, ये सारी चीज़ें एक ही पैकेज के अंदर पाई जाती है। सो हम MPLAB IDE यूज़ करते हैं और उसके टेक्स्ट एडिटर में जाके प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ये प्रोग्राम लिखने के बाद ये हमें एक फ़ाइल दे देता है, एक सोर्स फाइल दे देता है जिसकी एक्सटेंशन होती है ASM। सोर्स फाइल होती है और उसकी एक्सटेंशन होती है ASM। ये सोर्स फाइल फीड की जाती है असेंबलर प्रोग्राम में। असेंबलर प्रोग्राम क्या करता है कि आगे वो दो फाइल्स क्रिएट करता है। एक ऑब्जेक्ट फाइल जो कि मशीन कोड फाइल होती है, जहाँ पर सारा कुछ मशीन कोडिंग में होता है, वो उसी असेंबली लैंग्वेज को ये असेंबलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही एक एरर फाइल दे देता है। एरर फाइल की एक्सटेंशन होती है ERR, जबकि ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है O। सो हम एरर फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में देख सकते हैं। वहाँ से हमें पता चल सकता है कि किस लाइन में अगर कोई एरर्स है तो वो किस लाइन में है, कहाँ पर है। वहाँ से हम उन एरर्स को रिमूव करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करते हैं। अगर हमारी फाइल में कोई एरर नहीं है तो वो प्रोग्राम पे फीड किया जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल फीड कर दी जाती है लिंकर प्रोग्राम को।
लिंकर प्रोग्राम एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स को लेता है और एक हेक्सा फाइल प्रोड्यूस करता है, मैप फाइल प्रोड्यूस करता है, लिस्ट फाइल प्रोड्यूस करता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है और डीबग फाइल प्रोड्यूस करता है। हेक्सा फाइल की एक्सटेंशन होती है HEX, मैप फाइल की एक्सटेंशन होती है MAP, लिस्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है LST, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है OUT और डीबग फाइल की एक्सटेंशन होती है COD। अगर हमारा प्रोग्राम सही से लिंक हो जाए तो हमें एक हेक्सा फाइल मिलेगी जो हम पिक माइक्रो कंट्रोलर के रोम में डाउनलोड कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हमारा प्रोग्राम लिंक कभी नहीं होगा अगर उसमें एरर्स हो। ERR फाइल जो एरर फाइल होती है, इसको हम किसी भी नोटबुक के ज़रिए चेक कर सकते हैं, नोटपैड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अगर एरर्स है तो हम दोबारा सोर्स फाइल या ASM फाइल पे जाके उन एरर्स को रिमूव करेंगे। एरर्स नहीं होंगे तभी जाके हमारा प्रोग्राम लिंक हो सकेगा, तभी जाके हमें हेक्सा फाइल मिल सकेगी जो हमने माइक्रो कंट्रोलर में बंद करनी होगी। लिस्ट फाइल LST फाइल में सोर्स कोड और बाइनरी कोड गिवन होता है, जबकि जो मैप फाइल है इसमें यूज्ड और अनयूज्ड मेमोरी के बारे में बताया गया हुआ होता है। ओके, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लेक्चर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।